नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस में। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ओम्स लॉ इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे दो टर्म है, एक तो करंट डेंसिटी, एक हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? मान लिया जाए ये एक कंडक्टर वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है। इसका लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वायर का ए, और इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी। तो करंट डेंसिटी कहलाएगा करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। जे इक्वल्स टू, करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, जे इक्वल्स टू I by A. Current flowing per unit area is called current density. और एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है किसी कंडक्टर वायर में पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे? V, लेंथ क्या है? L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? V by L। ठीक, तो उस स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट थिंग है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ की वैलिडिटी के लिए ये ज़रूरी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या हो गया? जे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट टर्म यूज कर रहे हैं वो है सिग्मा। सिग्मा कहलाती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ये होता है सिग्मा। जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये जो जे इक्वल्स टू सिग्मा ई है इसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जो वी इक्वल्स टू आयर फार्मूला होता है ओम्स लॉ का वो यहीं से डेराइव का होती है, इसीलिए इसे बताना ज़रूरी था। उसे देखते हैं अगले पेज में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से क्या फॉर्मूला आया? जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। जे क्या हो गया? करंट डेंसिटी इक्वल्स टू आई बाई ए, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इक्वल्स टू कंडक्टिविटी हो जाएगा 1 बाई रेजिस्टिविटी, 1 बाई रो। रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रो। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ वी बाई एल फॉर अ कंडक्टर। अब इसमें अगर हम v को एक साइड करते हैं तो क्या आएगा? v इक्वल्स टू रो एल बाई ए इंटू आई। अब इस रो एल बाई ए जो है उसको हम डिनोट करते हैं r से। तो फॉर्मूला क्या हो गया? v इक्वल्स टू r इंटू आई। इसे हम लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, क्योंकि यहाँ r कांस्टेंट होगा और r कांस्टेंट होने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है फिजिकल डायमेंशन ऑफ कंडक्टर वायर सेम होना चाहिए। फिजिकल डायमेंशन हो गया लेंथ, एरिया, ये सब सेम होना चाहिए। एंड थर्ड है कि कंडक्टर का जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ सेम है देन आर कांस्टेंट होगा और उस केस में वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगी। ये होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या फिर सर्किटल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जो भी हम सर्किट थ्योरी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसमें v इक्वल्स टू आई आर यही फॉर्मूला यूज होगा। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बोल रहा है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो किसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसके। तो ओम्स लॉ क्या हो गया? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I गिवन टेम्परेचर आर कांस्टेंट। सेकंड फिजिकल डायमेंशन ऑफ कंडक्टर वायर आर कांस्टेंट। फिजिकल डायमेंशन हो गया लेंथ एंड एरिया। थर्ड थिंग है मटेरियल ऑफ कंडक्टर वायर आर कांस्टेंट। जब ऐसा होगा देन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि V बाई I का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसे देखते हैं एक सर्किट से, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं।
इस सर्किट में है, एक सिंपल सा सर्किट है। इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसके अक्रॉस करंट आई फ्लो कर रही है और इस सर्किट में आर रेजिस्टेंस है। अब हम वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यू को लेते हैं और मेजर करते हैं कि करंट क्या फ्लो कर रहा है। किसी लेबोरेटरी में हम करंट को मेजर करते हैं आमीटर से, ये याद रखिएगा, करंट को मेजर आमीटर से करते हैं और वोल्टेज को मेजर वोल्ट मीटर से करते हैं। अब ये हम वोल्टेज के डिफरेंट वैल्यू को लेते हैं। डिफरेंट वैल्यू हो गया यहाँ पे, अगर हम वोल्टेज को 10 वोल्ट ले रहे हैं तो देखते हैं कि इस सर्किट में करंट जो है वो 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। अगर हम वोल्टेज को 15 वोल्ट लेते हैं तो करंट बढ़ जा रहा है और वो 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अगर हम फिर से वोल्टेज को बढ़ाते हैं, 20 वोल्ट कर देते हैं, तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर हम वोल्टेज को बहुत कम कर दिए, 2 वोल्ट कर दिए, तो देखिए करंट भी बहुत कम हो जा रही है, 0.4 एम्पियर की। और जब हम वी बाई आई का रेशियो निकालते हैं तो देखते हैं सारे में सेम क्वांटिटी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि वी जो है, वी बाई आई का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, यही तो ओम्स लॉ कहता है। अब जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसमें एक्स एक्सिस को करंट लेते हैं और वाई एक्सिस को वोल्टेज लेते हैं, और जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है और इसका स्लोप जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि करंट जिस रेशियो से बढ़ रही है वोल्टेज भी उसी रेशियो से बढ़ रही है। तो वी बाई आई का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है और यही कांस्टेंट टर्म रेजिस्टेंस कहलाता है, जो कि पहले बताया है। ये है ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम है ग्योर्ग सिमेन ओम, और इसी के कारण इसे ओम्स लॉ कहा जाता है। ओम्स लॉ क्या हो गया? V इक्वल्स टू आई आर। अब अगर हम I को एक साइड करते हैं तो क्या हो गया? I इक्वल्स टू 1/r इंटू वी। यहाँ पे जो 1/r है इससे ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और ये कहलाता है कंडक्टेंस, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। G को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। ठीक, तो अब हम इसे लिख सकते हैं I इक्वल्स टू G इंटू वी। ये कहलाता है थर्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब एक और फॉर्म होता है V इक्वल्स टू आई आर का। V इक्वल्स टू आर को तो आर लिखे, I के जगह पे हम डी क्यू बाई डी टी कहते हैं, क्योंकि I इक्वल्स टू होता है डी क्यू बाई डी टी। I होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है? चार्ज जो फ्लो करता है उसी से करंट का ओरिजिन होता है। ठीक, तो अब वो चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है वही क्वांटिटी कहलाता है करंट, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, और ये होता है फोर्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इस वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस का जो भी टर्म यूज किया है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और भी रेजिस्टेंस पे बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट है, उन सारे को मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। ओम्स लॉ को अप्लाई करते समय कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान देना है। पॉइंट्स ये है, ओम्स लॉ इज़ वैलिड व्हेन द टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल आर कांस्टेंट। ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे। ठीक, तो ओवरऑल ये लाइन ये कह रहा है कि ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा प्लस मटेरियल सेम होगा। एंड सेकेंड थिंग है, ओम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर फॉलो करता है। कंडक्टर वायर में क्या हो गया? एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जो भी कंडक्टर वायर है वही बस ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। यही रीज़न है कि जब किसी सर्किट में हम डायोड को यूज करते हैं, जो भी सर्किट है उसमें अगर हम डायोड को यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे
V इक्वल्स टू आई आर फार्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि ये डायोड है वो सेमीकंडक्टर होता है और सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो ओम्स लॉ कौन फॉलो करेगा? सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और कब वैलिड होगा? टेम्परेचर सेम होगा, कंडक्टिविटी मतलब क्या हो गया? मटेरियल सेम होगा, प्लस फिजिकल डायमेंशन ऑफ कंडक्टर वायर सेम होगा, तब ओम्स लॉ वैलिड होगा। प्लस कंडक्टर के केस में ही सिर्फ ओम्स लॉ वैलिड होगा। इंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। इसमें हम देखेंगे सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, प्लस सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड लेंदी से लेंदी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर ले वो भी जल्दी से, ये सब हम देखेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। तो उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। इसके साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। आपकी लाइक हमें मोटिवेट करती है अगले वीडियो को और अच्छे से बनाने के लिए। साथ ही अगर आपकी कोई डाउट रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।